हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का है। ठीक है, जो स्पेशली स्कॉलरशिप के लिए है। ठीक है, या कोई भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको 8 क्लास का पढ़ना है तो 8 क्लास का आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो नोट्स है आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसका उसमें से समझिए कि जो मेन मेन पॉइंट है उससे बनाया गया है। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, किशोरावस्था की ओर। ठीक है, वृद्धि इसका जो जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो जो मेन पॉइंट इसका है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इसका इसका सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। किशोरावस्था की ओर ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, किशोरावस्था मतलब जो किशोरावस्था होता है उसके साइड में हम बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ से अंत तक। तो इसमें हमको पढ़ना है कि वृद्धि जो है एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रम है। ठीक है, मतलब ये नेचर का मतलब ये प्रक्रिया है कि जो भी आया है इंसान वो धीरे 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 वृद्धि उसमें होगा, जो भी पौधा होगा उसमें धीरे 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 वृद्धि होगा। ठीक है, तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडोलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलेशंस। एडोलेशंस कहलाती है। ठीक है, तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जनन परिपक्वता होती है। जनन परिपक्वता यानी जो जो भी जनन की पार्ट होते हैं उसका डेवलप होता है। ठीक है, उसका विकास होता है। ठीक है, किशोरावस्था लगभग, ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, किशोरावस्था जो है लगभग आपको 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 तथा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो ध्यान रखिएगा, 11 वर्ष से स्टार्ट होती है और या तो किसी किसी में 18 वर्ष तक रहती है, नहीं तो 19 वर्ष तक की रहती है। ठीक है, तो 11 से 18 या 11 से 19 वर्ष तक रहती हो किशोरावस्था की जो आयु होती है। ठीक है, यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स टीन्स यानी 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। मतलब जो यह अवधि होती है क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स से लिया गया है, अंग्रेजी के टीन्स से लिया गया है। टीन्स जो होता है ना, तो 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है लड़कों में जो होता है 13 से 19 तक होता है या 18 तक होता है, जबकि लड़कियों में क्या होता है 11 से लेके 19 11 से 19 या 18 साल तक होता है। ठीक है, तो लड़कियों में जो होता है 1 या 2 साल पहले ये प्रारंभ हो जाता है। किशोरों को हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो किशोरों को हम लोग टीनेजर्स बोला जाता है क्योंकि टीन्स से बना है, टीन्स लगा हुआ है ना, देखो 13 से स्टार्ट होता है 19 तक, सब में टीन 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 लगा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। तो किशोरों को हम लोग टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था जो होती है लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले पूर्व प्रारंभ हो जाती है। मतलब 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है, मतलब पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो 11 से 19 मान लीजिए साल होता है, तो हो सकता है किसी में 10 साल पे प्रारंभ हो जाए या किसी में 9 साल पे ही प्रारंभ हो जाए। ठीक है, जनरली 11 वर्ष से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और यह परिवर्तन जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौन आरंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौन आरंभ बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था में जो भी मनुष्य के अंदर परिवर्तन आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौन आरंभ बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होते हैं, लड़के तथा लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो क्या है? लड़के तथा लड़कियों की जनन क्षमता का विकास है। ठीक है, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ जो होती है समाप्त हो जाती है। किशोर की जो जनन परिपक्वता जैसे ही होती है उसके बाद ही क्या हो जाती है? यौन आरंभ जो हो जाती है समाप्त। ठीक है, लंबाई में एकाएक वृद्धि क्या क्या होता है, तो देखिए
लंबाई में एकाएक वृद्धि होने लगेगा किशोरावस्था में, ठीक है। लड़कों में हल्की हल्की दाढ़ी, मूँछों का आना किशोरावस्था का लक्षण है। तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, चाहे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाता है, लड़कों में हल्की-हल्की दाढ़ी, मूँछें का आना हो जाता है, ठीक है। क्या-क्या परिवर्तन है यौन आरंभ में? तो देखिए, यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, स्वाद एवं तैल ग्रंथियों का क्रियाशीलता में वृद्धि होता है। तो जो स्वेद होता है, स्वेद जो आपको चेहरा वगैरह पे स्वेद एवं तैल ग्रंथि की जो क्रियाशीलता होती है उसमें वृद्धि होती है, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा सा फेस चमकीला होने लगता है, ठीक है। जनन अंगों का विकास होने लगता है, ठीक है। मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मानसिक परिपक्वता आती है, सोचने की शक्ति आती है, बौद्धिक शक्ति आती है, संवेदनात्मक तो मतलब किसी के प्रति संवेदना का भी आपको परिपक्वता आ जाती है यौन आरंभ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यौन आरंभ में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं, लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास और मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, ठीक है। चलिए, अब सबको एक एक करके पढ़ लेंगे, जो जो पढ़ना होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला था लंबाई में वृद्धि, इसके बारे में हम जानते हैं कि लंबाई में वृद्धि होता है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होता है शारीरिक आकृति में, तो कंधा और सीना का चौड़ा होना, ठीक है। तो कंधा और सीना जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। लड़कियों में कमर के नीचे का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। तो जो किशोरावस्था होता है, कमर के नीचे का भाग जो होता है वो चौड़ा होता है लड़कियों में। और लड़कों में क्या होता है, तो शारीरिक पेशियाँ जो है लड़कियों की अपेक्षा जो होते हैं सुस्पष्ट एवं गढ़ी, सुस्पष्ट एवं गढ़ी होता है, सुस्पष्ट एवं गढ़ी होता है, ठीक है। तो सुस्पष्ट एवं गढ़ी दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लड़की का बॉडी होता है वो कोमल होता है, जबकि लड़कों का बॉडी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और हार्ड होता है, ठीक है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। तो लड़के में अलग परिवर्तन होते हैं, लड़की में अलग परिवर्तन होते हैं। तीसरा पॉइंट था स्वर में परिवर्तन। यौन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स जो होते हैं, लैरिंग्स में वृद्धि प्रारंभ होता है, ठीक है। अब ये लैरिंग्स क्या होता है, तो देखिए, जो आपका ये नेक ये होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, इसको गर्दन, ठीक है। जो आपका गर्दन होता है, उस गर्दन में जो ये क्या बोलते हैं, एक निकला हुआ, उभार हुआ, लड़का में देखिएगा उभार निकला हुआ रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट निकला होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में, जो गला में होता है उसमें सामने दिखाई देता है, जबकि लड़कियों में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जिसे एडम्स एम्पल कहते हैं। तो जो निकला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एम्पल, क्या बोलते हैं, एडम्स एम्पल बोलते हैं, यानी कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठमणि। और लड़कियों का स्वर जो होता है ना, उच्च तरत्व वाला होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लड़की का जो स्वर होता है वो पतला क्यों होता है, क्योंकि उनका जो तरत्व होता है ना वो ऊंच होता है। तरत्व की क्या होता है, ऊंच होता है, ठीक है। तो लड़कियों का स्वर जो होता है पतला होता है, वो किसके कारण, उच्च तरत्व के कारण होता है, ठीक। और लड़कों का जो स्वर जो होता है ना वो मोटा होता है, क्यों, क्योंकि उसका तरत्व जो होता है वो कम होता है। अब तीसरा पॉइंट था स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ठीक है। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो जो भी वाहिकाएं हैं उस वाहिका के द्वारा श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि अपना कुछ ग्रंथियां अपना स्राव जो करती हैं, कहाँ से करती हैं, वाहिकाओं के द्वारा स्रावित होती है, और इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे श्वेत ग्रंथि कौन है, तो नलिका विहीन ग्रंथि है, तैल ग्रंथि भी नलिका विहीन है, लार ग्रंथि भी क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर क्रियाशीलता होगा तो इसके किसी चेहरे पर क्या होता है, फुंसियाँ और मुहासे आदि आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट था कि जनन अंगों का विकास, ठीक है। तो अब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यौन आरंभ में कि जनन अंगों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या विकास होता है, यौन आरंभ में
जनन अंगों का विकास में पहला पॉइंट है कि यौन आरंभ में नर जनन अंग जैसे यौन आरंभ में जो नर का जनन अंग है जैसे वृषण है, शिश्न है, पूर्णतः क्या हो जाता है, विकसित हो जाते हैं। पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। जो वृषण है, जो नर नर जनन अंग है, उसमें जो वृषण होता है, जो गोल गोल होते हैं नीचे दो, ठीक है, तो वृषण होते हैं। उस वृषण से शुक्राणु का भी उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में, ठीक है। लड़कियों में जो है अंडाशय साइज में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। तो लड़कियों में भी अंड परिपक्व होने लगता है, मतलब अंडाणु निकलने लगता है, और अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जनन अंगों का विकास। अगला है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। यह वह समय है जब बच्चे मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जब यह वह समय होता है ना, जब बच्चे के जो मस्तिष्क की सीखने की जो क्षमता होती है ना, सर्वाधिक होती है। यानी जो 11 से 19 साल के बीच में होती है ना, सबसे फास्ट आदमी सीखता है, कोई भी चीज़ तुरंत सीख लेता है। तो यह वह समय होता है, ठीक है। इस समय में अगर आप कहीं बिगड़ गए, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो गया, तो फिर आप ज़िंदगी भर पछताते रह जाइए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण, ये क्या है गौण लैंगिक लक्षण? तो युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है। युवा अवस्था में क्या होता है कि जो लड़कियों के स्तन जो होते हैं ना, ठीक है, उस स्तनों का विकास होने लगता है, और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करता है, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो अगर पूछे गौण लैंगिक लक्षण में क्या आते हैं, तो लड़कियों के स्तनों का विकास होना और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, जिसे हम लोग आसानी से पहचानते हैं कौन लड़का है कौन लड़की है। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं, और लड़कों एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र, जो प्यूबिक क्षेत्र होता है, जांघ के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, उस पर भी बाल आ जाता है। जो जनन अंग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको बाल आ जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी किशोरावस्था में परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन कैसा पदार्थ है भाई, तो रासायनिक पदार्थ। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। जो हार्मोन होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो यौन आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, वृषण से पूछा जाता है कि वृषण से क्या वृषण जो होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जिसको हम लोग वृषण पौरुष हार्मोन बोलते हैं। वृषण पौरुष हार्मोन बोलते हैं किसको, टेस्टोस्टेरोन को। तो अगर पूछे कि नर वाला हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में यौन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि स्त्रियों में कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन, और जबकि पुरुषों में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। इसको बोलिएगा, याद होगा, टेस्टोस्टेरोन किस में होता है भाई, तो टेस्टोस्टेरोन होता है आपको वृषण में, मतलब नर जनन अंग में, ठीक है। नर में स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। जबकि एस्ट्रोजन किस में होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो आपको महिलाओं में होता है। एस्ट्रोजन जो होता है किस में होता है, महिलाओं में होता है, ठीक है। अब ये जब स्रावित होता है, जिससे स्तन विकसित होते हैं, स्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं, किसके द्वारा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तब, ठीक है। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। तो दुग्ध स्रावी जो ग्रंथि होती है, दुग्ध मतलब दूध, जो ग्रंथि होती है या दूध ग्रंथियां जो होती है वो कहाँ होती है, स्तन के अंदर होती है, ठीक है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा भी किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। जो भी हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, इस हार्मोन का उत्पादन जो किया जाता है एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि
द्वारा स्रावित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि ही आपका मेन ग्रंथि है हमारे मस्तिष्क का, ठीक है। जो बताता है कि हमको कितना हार्मोन स्रावित करना है, कब करना है, ठीक है, सब आपको इंडिकेट करता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू मेन होता है ना, वैसे ही हमारे मस्तिष्क का पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि मेन होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका है। तो देखिए हार्मोन की क्या भूमिका है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं, जो भी हार्मोन होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करते हैं, तो जो भी हार्मोन होते हैं ना, उसको ब्लड में प्रवाह में ब्लड में क्या करते हैं, वो स्रावित करते हैं। ब्लड में क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो जो वृषण है और जो अंडाशय है वो क्या करते हैं, लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। वृषण करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जबकि अंडाशय करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर पूछे कि वृषण एवं अंडाशय कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं, तो लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो लैंगिक हार्मोन में कौन आते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि ऐसा है ना जो नियंत्रित करता है। बोले ना कि पीयूष ग्रंथि जो है वो मेन है आपका। पीयूष ग्रंथि कौन है भाई, मेन है आपका, ये ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि मेन है, जो अंडाशय में कितना अंडाणु और वृषण में कितना शुक्राणु, कब शुक्राणु परिपक्व होगा, कब ये कितना होगा और कितना नहीं होगा, इसका नियंत्रित करता है कौन, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। जितना भी चीज़ का नियंत्रित करता है ना, वो ज़्यादातर कौन नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि ही करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है मानव में जनन काल की अवधि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ, यौन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है। तो यौन आरंभ जो होता है कितना से हो जाता है, 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता है, और किसी किसी महिला में 45 साल तक चलता है यौन आरंभ। मतलब ये जो आपको जनन वाला चीज़ है वो 45 साल तक चलता है, और किसी किसी में 50 साल तक चलता है। यौन आरंभ पर अंडाणु जो होता है परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है, मतलब निकलता है। देखिए, जो स्त्री होती है ना, वो स्त्री में आपको 2 अंडाशय होते हैं, एक यहाँ अंडाशय होता है, एक यहाँ अंडाशय होता है, ठीक है। और यहाँ से ये नलिका बना होता है, यहाँ से भी ये नलिका बना होता है, ठीक है। और ये आपको, ठीक, तो ये आपको ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि ये आपको अंडाशय, एक ये अंडाशय होता है और एक ये अंडाशय होता है, 2 अंडाशय होता है, ठीक। तो मान लीजिए इस मंथ अगर ये अंडाशय काम करता है, यहाँ से अगर अंडा निकलता है, तो ये वाले अंडाशय से इस मंथ कुछ नहीं निकलेगा, इस वाले अंडाशय से आपको इस मंथ कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए निकलेगा, ठीक, फिर से मैं बना दूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से क्या होता है ना कि ये आपका एक अंडाशय है, तो या इस महीना अगर इस अंडाशय से निकला, तो यहाँ पे आके ये मतलब जैसे क्या होता है कि 7 दिन में जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है। कौन निकलता है, अंडाणु। अंडाणु निकल के कहाँ जाता है, तो इसमें आता है, ये फैलोपियन ट्यूब है। कौन है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं या अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या होता है कि वो जो अंडा होता है यहाँ पे रहता है, ठीक है। जो अंडाणु होता है यहाँ पे रहता है, ठीक। और यहाँ से अगर कोई शुक्राणु, यहाँ से मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु अगर यहाँ से गिरने के बाद, यहाँ पे शुक्राणु गिरेगा तो इनमें शुक्राणु में पूँछ वगैरह होता है और सिर भी होता है। शुक्राणु अगर इन यहाँ पे कोई एक शुक्राणु जाके यहाँ पे मिलेगा, जाएगा सभी शुक्राणु, लेकिन यहाँ पे कोई एक शुक्राणु इससे मिल जाएगा और मिल के यहाँ पे क्या बना देता है, यहाँ पे मिल के जो है उसको जाइगोट बना देता है, युग्मनज बना देता है।
क्या बना देता है, जाइगोट। और जाइगोट यहीं पे रहता है और यहाँ जाइगोट से किस में चेंज हो जाता है, तो जाइगोट से भ्रूण में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, भ्रूण में। और भ्रूण 3 महीना बाद कहाँ चला आता है, यहाँ पे गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय में जब आता है तो इसको हम लोग गर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भ। ठीक है, गर्भ से बन जाता है शिशु। क्या बन जाता है, शिशु। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमको आगे पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो अंडाशय है, दोनों अंडाशय एक बार काम नहीं करता है। पहले महीने में अगर ये अंडाशय काम करेगा तो दूसरे महीना में फिर ये अंडाशय काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है कि भाई किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है अंडा, इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिसे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, निषेचन मतलब अंडाणु जो है शुक्राणु से नहीं मिलता है। ठीक है, जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट का जो होता है शुक्राणु होता है और फीमेल पार्ट का क्या होता है, अंडाणु। तो अगर शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलते तो निषेचन नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी वाहिकाओं, मतलब उसका जो नली होता है उसके सहित जितने भी उसका मोटा स्तर की उसकी वाहिकाएं होती है सहित निस्तारित हो जाती है। निस्तारित होना मतलब टूट टूट के बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ऋतुस्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव। और इससे स्त्रियों में क्या होता है भाई, मतलब जब निस्तारित होती है तो इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। क्या होता है, रक्तस्राव। तो प्रत्येक 28 से 30 दिन पे क्या हो जाता है, रक्तस्राव होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोधर्म। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्त्रियों में जो ऋतुस्राव होती है उसे हम क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोधर्म। याद रखना। ठीक है, पहला ऋतुस्राव जो होता है यौन आरंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। तो जो पहला ऋतुस्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन। ठीक है, तो जो ऋतुस्राव होता है उसे हम रजो धर्म कहते हैं, जबकि जो ऋतुस्राव यौन आरंभ में स्टार्ट होता है, पहला ऋतुस्राव जो होता है उसे हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो दर्शन। ठीक है, फिर से बताऊं कि ऋतुस्राव जो स्त्रियों में रक्तस्राव या ऋतुस्राव होता है उसे रजो धर्म कहते हैं। ठीक, और पहला जो ऋतुस्राव होता है उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव आना रुक जाता है। ठीक है, ऋतुस्राव के रुक जाने को हम बोलते हैं रजोनुवृत्ति। रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। ध्यान रखना। ठीक है, रजोधर्म बोले जब ऋतुस्राव होता है उसको हम हमेशा जो होता है उसको रजोधर्म बोलते हैं। पहला जो होता है उसे हम रजो दर्शन बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में जब रुक जाता है तो उसको हम लोग रजोनी वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति बोलते हैं। ऋतुस्राव चक्रण का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। ध्यान रखना, जो ऋतुस्राव चक्रण होता है कि 28 दिन पे, प्रत्येक 28 दिन पे ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो ये क्या होता है, ये इसका जो चक्रण होता है, ये चक्रण का जो नियंत्रण करता है कौन करता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं लड़के तथा लड़कियों का लिंग निर्धारण। गुणसूत्र जो होता है ना, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। तो हमारे शरीर जो है प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्या उपस्थित रहता है, गुणसूत्र। क्या उपस्थित रहता है, गुणसूत्र। केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। 23 जोड़ा कहने का मतलब होता है 46। 23 जोड़ा कहने का मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा मतलब 23 मतलब 46 गो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो केंद्रक में ध्यान रखना 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें दो गुणसूत्र जो होते हैं, एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। तो ध्यान रखना कि इस 23 जोड़े में जो 22 जोड़ा होता है, जो तुम्हारा 22 जोड़ा होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। क्या 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 होता है, वो एक्स एक्स होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो लास्ट एक जोड़ा जो बचता है, वो क्या होता है, तो इसका मेल का एक्स होगा। ठीक है, तो फीमेल का एक्स हो सकता है। ठीक है, दोनों एक्स एक्स हो सकता है, या 23वां जोड़ा ये हो सकता है कि एक्स होगा, फीमेल का एक्स होगा और मेल का क्या होगा, वाई होगा। तो एक्स वाई हो सकता है। तो या तो एक्स एक्स हो सकता है या तो एक्स वाई हो सकता है। ध्यान रखना, जो 23वां जोड़ा होता है ना, वो आपको एक्स एक्स हो सकता है या वाई वाई हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो
तो इनमें 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं जिन्हें x एवं y कहते हैं, ठीक है। में ध्यान रखना है, कहने का क्या मतलब कि इसमें जो दो गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग सूत्र होते हैं जिन्हें x एवं y कहते हैं। स्त्रियों में 2 x होते हैं, स्त्रियों में 2 x होते हैं, जबकि पुरुष में एक x और एक क्या होता है, y होता है। तो ध्यान रखना कि लिंग सूत्र में स्त्रियों में हमेशा हमेशा 2 x होते हैं। कितने होते हैं, 2 x होते हैं, हमेशा 2 x होते हैं। जबकि पुरुषों में क्या होता है, एक x होता है और एक क्या होता है, y होता है। एक x होता है और एक क्या होता है, y होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? जब स्त्री का x, मान लो इसका x निकला ये वाला, ठीक है, और पुरुष का भी x निकला, तो क्या बना, XX। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लड़की। XX बना तो क्या बोलेंगे, इसको लड़की पैदा होगी, ठीक है। तो XX होगा तो लड़की। और जब जब इसका x हो, जब इसका x हो और इसका y हो, इसका x हो और इसका y हो, तो क्या बनेगा, XY। क्या बनेगा, XY। तो XY को हम क्या बोलेंगे, लड़का। कोई दिक्कत? तो लड़का ऐसे ही होता है कि जब पुरुष का ही, अब देखो स्त्री से कोई फर्क पड़ रहा है, स्त्री का तो हमेशा x ही आता है, स्त्री का हमेशा क्या आता है, x। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्त्री का हमेशा क्या आता है, x। फर्क किसका पड़ रहा है, अगर पुरुष का y आएगा तो लड़का होगा, अगर पुरुष का x आएगा तो क्या होगी, लड़की होगी, बस। तो हमेशा किस पे डिपेंड होता है कि लड़का होगी कि लड़की होगी, तो पुरुष पे डिपेंड करता है कि लड़का होगी कि लड़की होगी, ठीक है। देखो, जन्म से पूर्व शिशु का जो लिंग निर्धारण है किसके द्वारा होता है, तो उसके पिता के लिंग गुणसूत्र के, उसके पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। लिंग गुणसूत्र मतलब x या y, इसके द्वारा पता किया जाता है कि पिता का क्या आया। अगर x आएगा तो लड़की, y आएगा तो लड़का, क्योंकि स्त्री का तो हमेशा x ही आएगा, स्त्री का हमेशा x ही आएगा। इसका अगर पुरुष का x आया तो लड़की होगी, पुरुष का y आया तो लड़का होगा। तो ध्यान रखना कि अगर बोला जाए किसी भी बच्चा का लिंग निर्धारण किसके किसके द्वारा होता है, तो पिता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय, एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में और भी ग्रंथि है, ऐसा नहीं है कि केवल पीयूष ग्रंथि है, वृषण और अंडाशय है, ठीक है। और भी ग्रंथि है, कौन कौन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है। तो ये सब अन्य ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है तो बता सकते हैं ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। थायराइड ग्रंथि का क्या काम है, तो जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो घेंघा रोग होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, तब जाके आपको क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ध्यान रखिएगा, जब थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, आपको घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग हो जाता है। और ये क्यों होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण, आयोडीन के कमी के कारण आपको थायराइड आपको क्या होता है, आपको ग्वाइटर रोग होता है या घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं हो तो क्या होगा, आपको घेंघा रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग यानी शुगर जिसको बोलते हैं, तो मधुमेह रोग या शुगर बोलो या चीनी रोग बोलो इसको, ठीक है। ये किसके कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन के कमी या अधिकता के कारण होता है। तो ध्यान रखना, इंसुलिन की कमी या अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपको शुगर रोग। कौन सा रोग, शुगर रोग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमेह रोग या चीनी रोग या शुगर रोग क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी या अधिकता के कारण होता है। अब ये इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय जो होता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। तो अग्न्याशय जो एक्चुअल में क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन उत्पादन करता है। अगर ज़्यादा उत्पादन कर दिया तो समझो क्या हो जाएगा, आपको शुगर रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग या चीनी रोग हो जाएगा। कम भी किया फिर भी आपको क्या हो जाएगा, शुगर या, इसीलिए इसका लिमिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अग्न्याशय हमारे
अग्न्याशय क्या करता है, तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अब इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनेलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावित करती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। एड्रीनेलिन जो हार्मोन था वो एड्रीनेलिन क्या करता है, तो ये एड्रीनेलिन जो होता है क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का काम करता है, ठीक है। तो जो भी तनाव आता है उसको संयोजन का काम कौन करता है, एड्रीनेलिन करता है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना, ये सब जो भी होता है इसका वो क्या करता है, संयोजन का काम करता है। लार्वा से वयस्क बनने, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। इसके पहले भी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जब मेढक का लार्वा से डायरेक्ट क्या बन जाता है, वयस्क बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो कीटों में जो कायांतरण का नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, तो कीट हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये था हम लोग को हार्मोन के बारे में, अलग अलग हार्मोन के बारे में पढ़ना, अलग अलग ग्रंथि के बारे में पढ़ना, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट है कि किशोर का पोषक आवश्यकताएं क्या है, मतलब खाना पीना क्या होना चाहिए ताकि किशोर हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक है। तो संतुलित आहार का अर्थ भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज की पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा संतुलित आहार का अर्थ क्या है, अगर पूछे आपसे तो भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है संतुलित आहार है, बहुत संतुलित आहार है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लौह, लौह जो है, लौह मतलब आयरन, लोहा मतलब आयरन, ठीक है। तो लौह तत्व जो है वो क्या करता है, रुधिर का निर्माण करता है। रुधिर मतलब ब्लड का निर्माण करता है। तथा लौह प्रचुर खाद जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि इत्यादि किशोर के लिए सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है, ठीक है। खाद्य पदार्थ, ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लौह तत्व जो है रुधिर का निर्माण करता है। तो लोहा जो होता है वो ब्लड का निर्माण करता है। वो ब्लड का निर्माण किससे होगा, तो पत्तीदार सब्जियां खाओ, गुड़ खाओ, ठीक है, मांस खाओ, संतरा खाओ, आंवला खाओ, उससे क्या होगा, आपको शरीर में ब्लड आएगा। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। यदि सफाई नहीं रखी जाए तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा होता है, ठीक है। लड़की को ऋतुस्राव के समय हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन तथा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना जब ऋतुस्राव होता है लड़की लोग में तो 4 से 5 घंटे के अंदर में क्या करना चाहिए, 4 से 5 घंटे के अंदर में उसको बदल लेना चाहिए, ठीक है। नशीली दवाओं नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध करें, ठीक है। जो भी नशीली दवाएं हैं या जो ड्रग्स है उसको क्या कीजिए, निषेध कीजिए, मतलब नहीं लीजिए। एड्स जो है वो HIV नामक खतरनाक विषाणु से, मतलब वायरस से होता है, किससे, HIV से। HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि HIV से कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसके साथ अगर लैंगिक संपर्क स्थापित किया जाएगा तो उस अगला इंसान को भी हो जाएगा जो उसके साथ संभोग वगैरह करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर आपका था, ये चैप्टर जो था किशोरावस्था की ओर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। ये चैप्टर और इसके पहले वाला जो चैप्टर था जनरल चैप्टर, इस दोनों चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।